गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वापस आपके लिए देखो हमारी क्लास लगी है और बेटा हम लोग विद्युत क्षेत्र एक पहला चैप्टर पढ़ते थे और उसके आज अंतिम पड़ाव पे हैं। मैं आपको बता दूं कि बेटा हमने पहले चैप्टर की लगभग थ्योरी फिनिश कर दी। उसका एक क्वेश्चन बचा है जो आज हम फिनिश कर देंगे। कोई भी टॉपिक एक शब्द भी नहीं छूटा हुआ पहले चैप्टर में। एग्जाम्पल्स बहुत इजी हैं इसके, जो टफ क्वेश्चंस भी कुछ हैं वो आपको जो शीट प्रोवाइड होगी उसमें मिलेंगे। आपको अच्छे से इजी वे में सॉल्व मिलेंगे। कुछ हम बता देंगे आज ही आपको। समझ गए क्या? तो पहले मैं एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बात करूँगा आपसे। और ये देखो बेटा, एक और डेरिवेशन हमने आपसे कहा था ना बेटा, इस चैप्टर में 3 बड़े डेरिवेशन होते हैं। एक तो अक्ष पर निकाला था, एक निरक्ष पे निकाला था और आज अंतिम एक निकाल रहे हैं बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ये तीनों में से एक क्वेश्चन के एग्जाम आने की संभावना होती है। तो देखो सर ने एक हेडिंग क्या लिखा, यस, समान विद्युत क्षेत्र में, आप जानते हैं समान विद्युत क्षेत्र, ये देखो समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर, ये देखो आप द्विध्रुव की पढ़ाई कर रहे थे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल, द्विध्रुव पर लगने वाला बल। आपने कहा सर बल निकालेंगे कि बल आघूर्ण? बेटा बल निकालेंगे तभी तो बल आघूर्ण दिखेगा आपको। तो बल व बल आघूर्ण का परिकलन, बेटा ये क्वेश्चन है आज आपका। ये देखो आप देखना, देखें पढ़ना एक बार। समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल व बलाघूर्ण का परिकलन कीजिए। एक स्मार्ट सा फार्मूला ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी अपन क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे, माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q व +q आवेश अति निकट दूरी पर स्थित हैं। याद हो गया? तो कितनी दूरी होती है वो 2a। जब विद्युत द्विध्रुव समान विद्युत क्षेत्र में रखा होता है, कौन से विद्युत क्षेत्र में? समान। अपन डायग्राम बनाए इसके लिए। ये देखो आपने कहा सर क्या बना रहे हैं आप? ये बेटा समान विद्युत क्षेत्र, देखो समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर होती है। ऐसे ऐसे बना दिया आपने, चलेगा ना? ये काहे की दिशा बताओ जल्दी? ई की। ये समान विद्युत क्षेत्र का डायग्राम बन गया, चित्र बन गया, जिसको आप कहते हैं चित्र कह देते हैं। बेटा यहाँ पे एक द्विध्रुव रखा है, देखो ये छोटा सा द्विध्रुव रखा है सर ने। ऐसे मान ले अपन, ये एक द्विध्रुव रखा है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? ए बी के नाम से। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें कितने आवेश होते हैं? 2। एक आवेश -q होता है, एक आवेश +q होता है। ऐसे मान लेते हैं अपन। अब आप ध्यान से देखना बेटा, इस -q आवेश पे बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। तो आपसे मैं पूछ लूँ कि बेटा बल का मान क्या होगा, तो आप -q ही तो बोलेंगे ना। अरे इस +q आवेश पे बल लगेगा वो कितना होगा बताओ? देखें ये इतना होगा। किसका होगा? प्लस का। एक बल ये रहा और दूसरा बल ये रहा। अरे एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर। और एक अच्छी बात आप लोग जानते हो, मुझे पता है कि P की दिशा, P का मतलब विद्युत द्विध्रुव की दिशा, मेरे दोस्त P की दिशा भी तो इधर ही होगी ना। अरे -q आवेश से किधर होती है? +q। इसके लिए E और P की एक दूसरे के समांतर है। तो बच्चे बताना कि कुल बल कितना लगेगा विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल। तो बेटा कुल बल को अपन ऐसे लिखें, तो बेटा कुल बल हो गया F बराबर, देखो भैया F बराबर पहला बल माइनस आवेश का, दूसरा बल प्लस आवेश का। बोलो ये कितना होता है? QE। F2 कितना होता है? +QE। कितना बचा? 0। इसका मतलब आप ये समझ गए कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर ऐसे लेटा रहता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, अर्थात कुल बल का मान 0 होता है। आसान भी तो इस डायग्राम में आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
ई और पी की दिशा एक दूसरे की क्या नज़र आ रही है, समान। अब इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं तो बेटा मुझे अब निकालना बलागुण। तो आपने कहा सर क्या होता है बलागुण? जब कोई चीज़ को अपन उसकी अक्ष के सापेक्ष किसी कोण से घुमा देते हैं तो वो अपनी जगह पे आने का प्रयास करती है, तो उसमें बलागुण उत्पन्न हो जाता है। बताओ, अब ऐसे लिखेंगे अपन एग्जाम में कि यदि विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाते हैं, कितने कोण से? थीटा से। पहले अपन डायग्राम बनाएं, देखिए किस अच्छे बच्चों को कैसे समझ में आता है। एग्जाम में दोनों डायग्राम बनाओ, मज़ा आता है डायग्राम बनाने में। तो ये क्या बना रहे हैं आप? समान विद्युत क्षेत्र। ये देखो अप्रॉक्सीमेटली समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप दिखा रहे हैं, आप बना रहे हैं। रिलैक्स, बन गया बेटा। अब आप बताओ, ये द्विध्रुव को पकड़ के आपने और घुमा दिया था, तो आपने इसको पकड़ के जब घुमाया था तो बताओ ये विद्युत द्विध्रुव पकड़ के अपन घुमाएंगे तो ऐसे ही तो आएगा ना। देखो ऐसे ही आएगा क्या? बिल्कुल ऐसे ही आएगा। अब बताओ, इसमें यहाँ ए बिंदु है और ये बी बिंदु, यहाँ पे कौन सा आवेश था? प्लस, और यहाँ पे माइनस। इसका मतलब हो गया कि आपने द्विध्रुव पहले यों था उसको यों कर दिया, तो इसका मतलब आपने इसके अक्ष के सापेक्ष थीटा कोण बना दिया बेटा। ये देखो ध्यान से देखो, देखो ये लो, आपने पूरे द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया। समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमा दिया। तो आप बताओ, ये अपन ने एक ट्रायंगल सा बना लिया। तो आपने कहा सर ये वाली दूरी कितनी होती है? देखना बच्चे, बेटे दूरी कितनी मानते हैं आप लोग? 2a, सबको पता है बहुत अच्छे से। आपने कहा सर ये देखो बेटे, ये ई की दिशा है, ये आपके ई की दिशा है, और पी की दिशा तब की बार उधर चलेगी भाई। पी की दिशा तो बेटा इधर आगे देखो 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 देखो, ये आ गई, तो ई और पी के बीच में तो एंगल थीटा बन गया भाई। तो आप बताओ, तो इसका मतलब बलागुण पैदा हो गया। आपने कहा सर बलागुण, इसका मतलब हो गया कि इस पे लगने वाला बल तो इधर खींचेगा इसको जोर से। ये देखो क्या बल है ये? माइनस क्यू। इधर वाला बल इसको इधर खींचेगा, क्या होता है ये? प्लस क्यू। अब बताओ, इसका मतलब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत तो लग रहे हैं लेकिन एक रेखा में नहीं है, अर्थात असंरेखित हैं। तो जब बल असंरेखित लगते तो हमेशा कोई वस्तु घूमने लग जाती है, जिसको फिजिक्स में कहते हैं बलागुण उत्पन्न हो गया। देखो ना मैं करके बताऊं, ये संरेखित है, इसको यूँ पकड़ के घुमाएंगे बेटा, मैं इसको यूँ पकड़ के घुमा रहा हूँ तो एक बल नीचे लग रहा है और एक बल ऊपर, ये ऐसे लग रहे हैं। तो ये बल असंरेखित बल है, एक रेखा पे नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए बलागुण पैदा हो गया। अब बताओ बलागुण किसको बोलते हैं आप लोग? बल इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। छोटे क्लासों में पढ़ते थे आप, 11th क्लास में पढ़ा था बड़े जोर जोर से। तो बलागुण बराबर हो गया बल, और आप कहें तो बल का परिमाण। आपने कहा सर क्यों बोला बल का परिमाण? बेटा इसलिए बोला कि बल तो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी। देखो नेगेटिव, देखो पॉजिटिव, हम इसका परिमाण लेंगे इनटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बलों के मध्य की लंबवत दूरी। आपने कहा सर बताओ चित्र में कहाँ है ये? बेटा एक बल तो ये रहा और एक बल ये रहा। अरे इनकी लंबवत दूरी यही तो होगी जो पेन चल रहा है वो। तो बताओ लंबवत दूरी कौन होगी? BC। बल का परिमाण ये हो गया, बल का परिमाण, रिलैक्स, इनटू बलों के मध्य की दूरी। क्या लिख दूँ चित्र में से? BC। आप बड़े हो गए हों तो बता दो मुझे बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बोलते ना, लाल बटा कक्का से आता है। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण कौन है यहाँ? AB। तो बताओ BC बराबर क्या बचा? AB साइन थीटा। ये देखो, और चलो आप AB को क्या लिख सकते हैं चित्र में? देखो 2A साइन थीटा। और आजकल का बच्चा बड़ा हो जाता है, ग्रामीण बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं,
इसको आप डायरेक्ट ही वो कह दो ना यार, लंब कह दो। और लंब बराबर क्या होता है बताओ? कर्ण साइन थीटा होता है। तो इसमें लन करने की बात ही नहीं है आपको, बड़े हो गए आप। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा, तो बेटे 2a साइन थीटा हो गया। अब आप बताओ बल का परिमाण में क्या लिखूंगा? क्यू ई माइनस क्यू तो लिख ही नहीं सकता। बीसी को क्या लिखूंगा बताओ? 2a साइन थीटा। देखो आप अपने चित्र में बस ये लो, या बलागुण निकाल रहे हैं जो आ जाता है एग्जाम में, इजी सा लगता है। क्यू के साथ 2a को लिखो क्योंकि p बनाने वाले हैं आप, e और साइन थीटा साइड में लिख दो। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। चलो बॉस, इसकी जगह बेटा P लिख दें, पूरे की जगह ये लिख दिया। देखो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। ये आपका बलाघूर्ण आ गया। ये बात आपको ज़रूर नहीं लिखें क्योंकि आप डायरेक्ट इसको मेंशन कर सकते। लंब होता है, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा होता है, इसलिए इसको अपन मेंशन कर सकते हैं बच्चे। तो मैं आसान भी तो कि दो डायग्राम बनाए। तो पहले तो आपने क्या सिद्ध किया कि नेट बल तो द्विध्रुव पे कितना लगता है? 0। कंपटीशन के लिए भी याद रखो आप। और बलाघूर्ण का आंसर क्या आया? टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। इससे फिर मिलेंगे भी अपन, देखेंगे इसको प्यार से क्या कहता है ये बलाघूर्ण। ये लो भैया, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। आपका लास्ट आंसर जो याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए, टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। ये देखो बहुत छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, पहले चैप्टर में बहुत कम न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, और फिर भी आपको चैप्टर्स रिवीजन होंगे तब आप न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। टॉ बराबर पी साइन थीटा, बेटा ये देखो टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। अब आप बताओ मैं दो केस बनाऊं जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिति। बेटा थीटा बराबर 0 हो, एक स्मार्ट बच्चे ने कहा सर क्या होता है थीटा 0? अरे बच्चे किस किस की दिशा समान हो बताओ? P और E की। तो थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना हो गया? 0। तो बताओ बलाघूर्ण का मान क्या आएगा? 0। तो याद रखो एंगल जब कम होता है 0 होता है तो बलाघूर्ण कितना लगता है? न्यूनतम, अर्थात 0। आ गया क्या? ये भी सीख लिया अपने। बेटा केस नंबर 2 की बात करें अपन, केस नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ध्यान देना, इसका मतलब हो गया कि बेटा P तो आपका इधर है और E आपका इधर चला गया, दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। अब बताओ कोस 90 को 1 बोलते हो ना, तो बताओ टॉ बराबर क्या बचेगा? पी ई साइन 90 1। तो बेटा ये मैक्सिमम आ गया, इसका आप हिंदी में बोलते हैं अधिकतम। नाउ वी आर राइटिंग हियर अधिकतम। तो ये बलाघूर्ण अधिकतम हो गया, ये बलाघूर्ण न्यूनतम हो गया। अच्छा लग रहा है ये सवाल। अब आपने कहा सर ये बलाघूर्ण की दिशा कैसे निकालते हैं? आप पढ़ते थे 11th क्लास में, दाहिने हाथ का नियम, दक्षिण हस्त का नियम। यस, और ये देखो ये नियम यही तो होता था। ये अंगूठा और अंगुली यूँ चल रहे हैं, एक P को डिनोट कर रहा है एक E को, तो P क्रॉस E बराबर क्या लिखेंगे? टॉ। तो ऊपर जा रहा, देखो ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको दक्षिणावर्त पेच का नियम भी कह देते हैं। अरे पेच को ऐसे ही तो चलाते हैं, आप लिख दो ये अंगुली अंगूठा डांस कर रहे हैं, तो ये तो कर रहे हैं P क्रॉस E। क्या? P क्रॉस E। और हैंड को यूँ बना के देख लो, ये P क्रॉस E है, ऊपर जा रहा है वो बलाघूर्ण जिसको टॉ कहते हैं आप लोग। तो इसका मतलब हो गया कि बलाघूर्ण की दिशा दक्षिणावर्त पेच के नियम से ज्ञात की जाती है, कोई पूछे तो ये भी आपको तो आ गया। ये लो आपने बल भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया बच्चे? बलाघूर्ण। मैं आसान भी तो क्या आपको ये चैप्टर की थ्योरी इजी लगी होगी, और भी कोई माइन्यूट प्रॉब्लम होती है आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे, आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखना, बलाघूर्ण को सदिश रूप में व्यक्त करना है तो टॉ इज इक्वल टू आ गया P क्रॉस E। बच्चे देखना P क्रॉस E। ये देखो आप लोग सदिश के चैप्टर में नहीं पढ़ते थे क्या? अरे पढ़ते थे। A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा n कैप।
यस, तो ए क्रॉस बी बराबर परिणामी सदिश भी कहते थे। तो ऐसे टॉ बराबर पी क्रॉस ई, क्रॉस को हटाएंगे वेक्टर को हटाएंगे तो क्या आएगा बताओ, पी ई साइन थीटा एन कैप, एन कैप आएगा अगर ये इसके ऊपर वेक्टर लगा रहेगा तो ये आपका कौन था बताओ, बलाकोण। तो 3 लास्ट के क्वेश्चन आपको बड़े बड़े लगे, है ना। पिछले वाले लेक्चर्स में आपने सीखा था, ये तो लास्ट में लेक्चर 8वां चल रहा है, आज हम ये चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न ये आ गया कि सर न्यूमेरिकल, बेटा न्यूमेरिकल अभी बुक्स आपके पास जब प्रोवाइडेड होगी, टफ जो न्यूमेरिकल है वो आपको नोट्स में मिलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, कुछ हम बता रहे हैं आपको, बहुत कम फार्मूला है, 3 ही फार्मूला है इस पूरे चैप्टर में, आपने नोट किया होगा। इसका मतलब इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, होते हैं वो सिंपल होते हैं। तो अपन एक बात करें छोटी सी, ये देखो मैंने एक छोटा सा एक सवाल लिखा आपके लिए, देखें आपको कितने बच्चों को समझ आता है, जो आपके बुक का अच्छा वाला एग्जाम्पल है। बेटा मैं एक सवाल बोलूँ, यस, माना ये यदि 2 आवेश, पहले आवेश का नाम क्या है 9e, व e दूसरा आवेश कौन है e, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक कौन अच्छा बच्चा जो सवाल को समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माना 2 आवेश 9e व e एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। बच्चों एक तीसरे आवेश q को इन दोनों के बीच में कहाँ रखें कि दोनों परस्पर संतुलित रहे, अर्थात दोनों में संतुलन रहे। तो चलो अपन खेलें इसके साथ। बेटा देखो कैसे बना रहे हैं सर इसको, आप आराम से देखना, एक ही बार माना चाहिए। ये पहला आवेश है आपका, ये आपका दूसरा आवेश है, बड़े आराम से रखें दोनों। अब आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि एक तीसरे आवेश Q को इनको मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि दोनों परस्पर संतुलित रहे। तो माना कि अपन इनको यहाँ रखें, क्या नाम दे दें इस बिंदु का, P दे देते हैं, अपने घर की बात है। तो इस P बिंदु पे दोनों का संतुलन होता है, जहाँ पे एक छोटा सा आवेश कौन रखा बताओ, Q, प्रश्न में लिखा है। अब इन दोनों के बीच की टोटल दूरी कितनी, मैं आपसे पूछूं तो बोलो 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 R। और एग्जाम में क्वेश्चन बना के देंगे वो, तो R की जगह 16 सेंटीमीटर लिख दिया, 10 सेंटीमीटर लिख दिया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप बताओ, अब आपने कहा सर ठीक है मान लिए यहाँ तक, अब बेटा ये जो आवेश क्यों रखा है, ये इससे और इससे दोनों से संतुलित रहना चाहिए। तो मान लो इसके और इसके बीच में एक बल लग रहा है, उस बल का नाम अपन दे दें F1। कितना बच्चे, F1। माना कि इसके और इसके बीच में एक बल लग रहा है, इसका नाम क्या दे दें बताओ, F2। कितने बल हो गए बताओ, 2। अगर ये पूरा निकाय संतुलित रहेगा तो याद रखो दोनों बलों का जोड़ कितना रहेगा बताओ, 0। अरे अपन तराजू को संतुलित करते हैं तो दोनों पलड़ों के बल बराबर होते हैं, तभी तो वो अपन कहते हैं कि हाँ भैया दे दे 2 किलो हो गया, ऐसे बोलते हो ना आप। तो इसका मतलब नेट बल का मान कितना होगा, 0। इसके और इसके बीच का और इसके और इसके बीच का, आपको आ गया ना ये। बेटा फिर देखना एक बार, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, आप मान लेंगे इसको। बेटा मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए F बराबर क्या होता है बताओ मुझे, इन दोनों के परिमाण ले लें, क्या ले लें, परिमाण। तो हमारे पास 2 बल बचे, एक F1 और एक F2। अब बताओ बल का सूत्र क्या होता है, कूलम बल के फार्मूले से F बराबर K Q1 Q2 बटा R²। सुनो भैया ध्यान दो, ये पूरी दूरी R है, तो माना कि 9e से P की दूरी कितनी बताओ, x। तो बेटा ये दूरी कितनी बचेगी, देखो बोलना बोलना, R माइनस एक्स। कहते ही नहीं डरेंगे अपन, अरे देवता हो ये पूरी दूरी R है और ये दूरी x है, तो बेटे रिमेनिंग दूरी कितनी बची, R माइनस एक्स। खेलें इसके साथ, K Q1, क्या लिखोगे Q1 को 9e, Q2 बोलो Q बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी x² ही तो आएगी ना। अरे भाई इसके इसके बीच की दूरी का स्क्वायर मीन्स x²। उधर चलो 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 चलो, K E Q, ये रही Q दोनों, डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, क्रॉस करो, जो कट रहे हैं वो ऐसे काट देते हैं आजकल के बच्चे जोर जोर से,
ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बेटा इधर क्या बचा, जल्दी बोलो बोलो बोलो। रिलैक्स, वेरी गुड वेरी गुड। नीचे क्या बचा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है ये। बेटा दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, दोनों तरफ क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना होगा, बोलो देखें। वेरी गुड। बेटा इसका वर्गमूल क्या होगा, यही होगा, क्योंकि वर्गमूल में इसका वर्गमूल 3 होता है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इनके वर्गमूल करेंगे तो 2 हट जाएगा अपने आप। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, अरे मुझे यही तो पता करना है कि 9e से वो छोटा क्यू आवेश कितनी दूरी पर रखा आपने, वो दूरी x ही तो है। तो चलो बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पर हम मिलके। करो बेटा, कैसे करते हैं, x बराबर 3r माइनस 3x, सही लिखा है क्या, ये देखो इससे मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। रिलैक्स बेटा, x को इधर कर दो, ये 3x इधर आएगा तो कितना बन गया बताओ, 4x बराबर क्या लिख दें, 3r। अब आप याद रखो, जब आप x का मान निकालोगे, अब देखो से कितने, ये तो टफ वाला सवाल है, इजी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस चैप्टर में, बहुत इजी। जब आप बुक लेंगे आपको सब इजी लगेगा। तो देखिए x बराबर क्या आ गया बच्चे बताना, 3r डिवाइडेड बाई 4। बस बस बस। और एग्जामिनर कभी सवाल को चेंज करेगा तो बेटा वो r की दूरी लिख देगा। जैसे एग्जामिनर r 16 सेंटीमीटर लिखता तो आप यहाँ 16 लिख देते, 16 4 से कट जाता, नहीं कटेगा क्या, 4 बार 4 × 12 सेंटीमीटर आंसर। तो आप एग्जामिनर से कह देते कि ये निकाय तब संतुलित होगा जब छोटा आवेश यहाँ से कितनी दूरी पर रखा हो, x या 12 सेंटीमीटर। समझ गए क्या, तो ये टफ सवाल नहीं है। फिर देख लो आप, नेट बल 0 है, दोनों बल का परिमाण निकाल लिया और आपने सिंपल तरीके से कर लिया। तो ये आपका एक छोटा सा क्या था सवाल। बेटा मैं एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको, देखिए आप प्रयास करेंगे तो बड़ा मैजिक सा लगेगा। टफ टफ एग्जांपल बता रहे हैं सर, कुछ हमने नोट्स में सॉल्व कर रखे हैं और कुछ जब हम आपसे मिलेंगे, जब अपन पढ़ेंगे तब अपन सॉल्व कर लेंगे। टेंशन तो लेना ही नहीं है, बट थ्योरी 100% तैयार रखो। यस सर, हमने थ्योरी को 100% समझ लिया, हमने समय बर्बाद नहीं किया और प्रॉपरली नोट्स की कॉपी में लिख लिया। अब हमें थ्योरी कतई पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट देने के लिए तैयार रहो। घर पे आराम से रेस्ट करो और उसको रीडिंग करते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो। तो देखिए अब एक सवाल लिखा सर ने, बड़ा मैजिक क्वेश्चन लगेगा आपको, छोटा सा सवाल। बेटा मैंने एक बात बोली कि देखिए प्रश्न कितना अच्छा लगेगा आपको एक पढ़ने में। ये देखो एक मैजिक क्वेश्चन, एक कप जल में, आप जानते हैं एक कप जल, ये देखो एक कप जल, जल कौन होता है, वाटर, पानी भी कहते हैं आप इसको। एक कप जल में यस कितने धनावेश व एक कप जल में कितने धनावेश व कितने ऋणावेश होते हैं। ये देखो आपको एक कप जल में धन व ऋणावेश का मान, बेटा ऐसे बड़ा अजीब सा सवाल लग रहा है, अपन समझ लें, बिल्कुल आएगा आपको, एक बार में आएगा, टेक्निक से आएगा। आप भी लिखना घर पे इसको, आपकी बुक का एग्जाम्पल है बेटा ये। एक कप जल में कितने धन व ऋण आवेश होते हैं, एक कप जल में कितने धन व ऋण आवेश होते हैं। अब अपन खेलें सवाल के साथ, आप तैयार हैं बेटे। लेकिन जल के ब्रैकेट में ये दे रखा है, आपने कहा सर क्या दे रखा है, इतना दे रखा है बेटे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है एक कप जल में कितने ग्राम, एक कप में कितने ग्राम पानी भरा है, 250 ग्राम। समझ गए। अब आप देखो, अब ऋणावेश और काय के मान निकालना है, धनावेश का मान। तो पहले तो आप मुझे बताओ, और एक बहुत अच्छा फार्मूला बताऊं जो आपके फिजिक्स में भी काम आएगा, नाभिक के चैप्टर में। बेटा एक प्यार की बात बता दूं कि फिजिक्स सेकंड वाली है ना, जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 होते हैं, वो सारे इजी थ्योरी के हैं सब, उनमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते, नहीं के बराबर होते हैं। इंग्लिश मीडियम हमने कोई वही पहले पढ़ाए हैं सारे। तो आप मुझे ये बताओ कि एक कप जल में धन व ऋण आवेश का मान निकालना है आपको। तो बेटा आपको किसका मान निकालना बताओ, धनावेश व ऋणावेश का मान। तो आवेश का सूत्र क्या सीखा है आपने, मैं भूल गया, आप मुझे बताओ। Q बराबर NE, क्या सीखा बच्चे, Q बराबर NE। ये देखो Q बराबर NE सीखा है आपने, मुझे ये अपेक्षा है, मैं जानता हूँ। तो आपने Q बराबर NE सीखा है। पहले आप मुझे ये बताओ, ये जल को लिखूँ मैं,
बेटा पहले तो एक बात बता दूं कि ज़िंदगी में किसी भी पदार्थ के अंदर अणुओं की संख्या निकालनी हो, उसका सूत्र हमेशा के लिए लर्न कर लो आप। ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में 5वें चैप्टर में भी आएगा इसका न्यूमेरिकल, नाभिक के चैप्टर में भी काम आएगा। अणुओं की संख्या निकालने का फार्मूला आप भी लिखना इसको फेयर कॉपी में सवाल को। तो अणुओं की संख्या के बुक में समझ नहीं आता है। मान लो अणुओं की संख्या क्या है बच्चे, n। आपसे घर वाले पूछ ले कि बेटा या गिलास में पानी भरा है और 250 ग्राम पानी है, बता इसमें कितना ऋणावेश या धनावेश है, तो आपको निकालना आना चाहिए ना। आप अणुओं की संख्या, मैं कह रहा हूँ 10 ग्राम पानी भरा है, तो आपको अणुओं की संख्या देखो कैसे निकालते हैं। यस, अवोगाद्रो संख्या इंटू द्रव्यमान बटा अणुभार बटा क्या बोला आपने, पदार्थ का कौन सा भार बताओ, अणुभार। ये द्रव्यमान है बेटा, द्रव्यमान ग्राम में ही लेंगे, किलोग्राम नहीं करना है। देखो ग्राम में दे रखा है। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि जो अवोगाद्रो संख्या लिखते हैं ना आप लोग, ये ग्राम मूल में होती है बेटा अवोगाद्रो संख्या। लेकिन तो पढ़ा था आपने, क्या बोलते हैं आप अवोगाद्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10 की घात 23 बोलते हैं ना आप, 23 नहीं बोलते हैं क्या। तो इसका मतलब हो गया कि जो अवोगाद्रो संख्या अपन लिखते हैं, ये अवोगाद्रो संख्या ग्राम मोल में होती है। तो देखिए यहाँ पे जब अपन अणुओं की संख्या निकालेंगे तो अवोगाद्रो संख्या तो अपने पास दे रखी है, m का मान 250 ग्राम है ही है, और ये a को अणुभार कहते हैं। तो यह अणुभार जल का अणुभार है बेटा, ये किसका। अब आपने कहा सर कैसे निकालते हैं अणुभार, जानते हैं आप। अरे मैं किसका अणुभार निकालना बताओ, जल का। तो बताओ इसको, हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 2, यस, प्लस ऑक्सीजन कौन से नंबर पे होता है बताओ, 8वें पे। तो बताओ कितना आ गया, बताओ ये ए कितना हो गया भैया बताओ, 10 आ गया। यस सॉरी 16, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो कितना आ गया बताओ, 18 आ गया बेटा। कितना आ गया, 18। इसका मतलब हो गया कि जल का अणुभार होता है 18। अब आप इसको सवाल को अपन देखें तो इसका मतलब हो गया कि अवोगाद्रो संख्या आप जान गए, यहाँ 250 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, अणुभार निकाल लेंगे अपन। क्या निकाल लेंगे, अणुभार। अब आपका प्रश्न ये था कि बताओ, अब इसका मतलब हो गया कि अपन H2O को देखें बेटा। तो H2O को अपन देखते हैं तो जल के अंदर कितने, मैं आपसे पूछूं जल के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, आप तो कन्फ्यूजन में हो गए सर कैसे निकालते हैं प्रोटॉन संख्या। बेटा ऐसे निकालते हैं, देखना H2O। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। अरे 2 है ना। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, आपने कहा सर ऑक्सीजन का तो एक ही है, मान लो एक ही है। अब हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितना प्रोटॉन होता है, 1। तो 2 परमाणु कितने होंगे, 2। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, 8वें नंबर पे 8 प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन हो गए बताओ, 10। अरे कितने प्रोटॉन हो गए, 10। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन भी तो 10 ही होंगे। अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होंगे, 10। अब आप मुझे बताओ, मुझे नेट आवेश का मान निकालना है। तो नेट आवेश का जब मैं मान निकालूंगा तो सबसे पहले तो मैं अणुओं की संख्या को गुणा करूंगा। अब हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु थे बताओ, 10। तो इसका मतलब ये तो आपका अवोगाद्रो संख्या हो गया, इनटू मैं क्या लगा दूं बताओ, 10। कौन 10 है, प्रोटॉन। तो देखो 10 प्रोटॉन लिख दिया, 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश तो एक ही होता है। बस ये सवाल आपका खत्म हो गया। आपने कहा सर इतना इजी है क्या, अरे इजी है, ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इस सूत्र को आप यहाँ लिख के देखो, लिखे देखो, मज़ा आता है। यस 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 डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई ई, सबके मान रख दें 6.023। अच्छा लगता है, यस 6.023 इंटू 23 मल्टीप्लाई बाई 250 ग्राम था आपके पास, देख रहे हैं ना भैया, ये 250 ग्राम था। बेटा इधर चलें अपन, थोड़ा सा चलें, इसके नीचे क्या लिख दें बताओ, 18, क्योंकि जल का अणुभार कितना था, 18। अब ये इसको देखें, किससे मल्टीप्लाई करें, 10। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, देखो देखो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसका मतलब एक कप जल के अंदर इतने सारे आवेश होते हैं, धनावेश या ऋणावेश। बेटा इसको हम कैलकुलेट करें तो इतना सारा आंसर आता है। तो इसका मतलब आपने कहा सर आपने क्या निकाल लिया, ये
ये मैंने 1 कप जल में काय की संख्या निकाल ली, बताओ, धनावेश या ऋणावेश की। अर्थात 1 कप जल में कौन निकल गया, ये 1 कप जल में धनावेश व ऋणावेश का मान। ये फार्मूला आपको हमेशा के लिए लर्न करना है बेटा, केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है। एम हमेशा ग्राम में लिखेंगे क्योंकि अवोगाद्रो संख्या हमेशा प्रति ग्राम मोल में दे रखी होती है, ना कि किलोग्राम में। तो देखिए आपने कहा सर ये कहाँ से लिखा, अरे यार आपने 1 कप जल में 250 ग्राम पानी लिया था, तो बताओ उस पानी में अणुओं की संख्या कितनी है, n, और उसमें अणुओं की संख्या n है, उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने, 10। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 प्रोटॉन है, तो 10 ही लिख दिया आपने और सबकी वैल्यूज रख दी। तो ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, बताओ, 1 कप जल अर्थात 250 ग्राम जल के अंदर धनावेश या ऋणावेश की मात्रा, जो एक टफ एग्जाम्पल होता है आपका ये। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, आप फिर कॉपी में भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आपने ये पहले चैप्टर का समापन किया। और आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी तो जब हम लोग रिवीजन कराएंगे चैप्टर का तब आप उसको पूछेंगे। लेकिन अभी आपकी ड्यूटी बनती है कि सर हम थ्योरी 100% तैयार कर ली, सारे डेरिवेशंस की हमने प्रैक्टिस कर ली, हमने सारे नोट्स को नोट कर लिए, आपने जो हमने प्रोवाइड कराए। मैं आपको बता दूं कि जो बेटा मुंह से बोलते वही नोट्स के अंदर लिखा होता है। तो आप नोट्स को पहले वीडियो नंबर 1 देख लिया आपने, उसको आपने जहाँ तक देखा वहाँ तक का आपने नोट्स को नोट कर लिया। वीडियो नंबर 2 देख लिया, आपको अच्छा भी लगेगा और गैप में धीरे धीरे लर्न करते रहो, पूरा हो जाता है, पूरे चैप्टर को एक साथ लर्न कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छा करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू बेटा।